नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप दिनेश कुमार सिंह से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, साइबर अपराध और जलवायु परिवर्तन मानवाधिकारों के लिए नई चुनौतियां। उन्होंने सभी के अधिकारों और सम्मान की रक्षा के लिए समान डिजिटल वातावरण सुनिश्चित करने का किया आह्वान। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध के कारण दिन भर के लिए स्थगित। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी विपक्षी दलों से सहयोग का किया आग्रह। संसद सत्र को सफल बनाने के प्रति सरकार की दोहराई वचनबद्धता। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एस.एम. कृष्णा का निधन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यक्त किया शोक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज मास्को में रूस के रक्षा मंत्री के साथ भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक की करेंगे अध्यक्षता। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सभी के अधिकारों और गरिमा को सुरक्षा करने वाले समान डिजिटल वातावरण को सुनिश्चित करने के महत्व पर बल दिया। मानवाधिकार दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की ओर से आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि साइबर अपराध और जलवायु परिवर्तन मानवाधिकारों के लिए नई चुनौतियां हैं। उन्होंने कहा कि डिजिटल युग परिवर्तनकारी है, लेकिन इससे साइबर बुलिंग, डीप फेक, गोपनीयता संबंधी चिंताएं और गलत सूचना के प्रसार जैसे मुद्दे भी सामने आए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत ने गरीबी और भुखमरी को समाप्त करने तथा युवाओं को समान अवसर प्रदान करने के लिए नीतियां लागू कर दुनिया के सामने उदाहरण पेश किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने अपनी 5000 साल से ज्यादा पुरानी सभ्यता में सहानुभूति, करुणा और सामंजस्यपूर्ण समुदाय के भीतर व्यक्तियों के पारस्परिक जुड़ाव के मूल्यों को कायम रखा है। राष्ट्रपति ने मानवाधिकार उल्लंघनों को दूर करने, जागरूकता लाने और हाशिए पर मौजूद लोगों के अधिकारों को बनाए रखने के नीतिगत बदलावों को सिफारिश करने में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सराहना की। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 3 प्रकाशनों का विमोचन किया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की कार्यवाहक अध्यक्ष विद्या भारती सयानी ने कहा कि मानवाधिकार दिवस हर व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की याद दिलाता है, चाहे उनकी पहचान या पृष्ठभूमि कुछ भी हो। भारत में संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट समन्वयक सोरबी शार्प ने मानवाधिकार दिवस के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस के संदेश को पढ़ा। श्री शार्प ने कहा कि भारत लंबे समय से मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का सबसे मजबूत समर्थक रहा है। संसद के दोनों सदनों में आज भी गतिरोध जारी रहा, जिससे लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। इस सप्ताह का यह दूसरा दिन है जबकि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी रहा। संसद के दोनों सदनों में सत्ता पक्ष ने कांग्रेस नेताओं पर अमेरिका स्थित एक प्रमुख फाउंडेशन के साथ कथित संबंध रखने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि इससे देश की बदनामी हुई है। वहीं दूसरी ओर विपक्षी सदस्यों ने एक प्रमुख भारतीय कारोबारी समूह के खिलाफ कथित रिश्वतखोरी के आरोपों का मुद्दा उठाया। आज दोपहर 12 बजे पहले स्थगन के बाद जैसे ही लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस सदस्यों के व्यवहार पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कांग्रेस पर सदन की कार्यवाही बाधित करने का आरोप लगाया और कांग्रेस सांसदों से माफी मांगने की मांग की। कांग्रेस नेताओं और अमेरिका स्थित जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन के बीच साठगांठ का आरोप लगाते हुए उन्होंने कांग्रेस से इस मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा। विपक्षी सदस्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे और कुछ सदस्य अध्यक्ष आसन के सामने आ गए। पीठासीन अधिकारी ने दोनों पक्षों के प्रदर्शनकारी सदस्यों से सदन में शालीनता बनाए रखने और सदन को चलने देने को कहा। बाद में पीठासीन अधिकारी ने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले जब आज सुबह सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्षी सदस्यों के लगातार गतिरोध और आचरण पर नाखुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि सभी सदस्यों को शालीनता बनाए रखनी चाहिए और देश के लोगों की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को पूरा करने की दिशा में काम करना चाहिए। सदन में लगातार हो रहे व्यवधान और विपक्षी सांसदों द्वारा संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन पर श्री बिरला ने कहा कि विपक्ष का आचरण उचित नहीं है और यह सदन के नियमों और प्रक्रियाओं के खिलाफ है। कांग्रेस और डीएमके समेत विपक्षी सांसदों ने अध्यक्ष की टिप्पणी पर आपत्ति जताते हुए कहा कि सत्ता पक्ष का आचरण उचित नहीं है और वे कार्यवाही में भी बाधा डाल रहे हैं। इसके बाद सत्ता पक्ष के सदस्यों ने विपक्ष के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। शोरगुल के बीच स्पीकर ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। राज्यसभा में भी ऐसा ही नजारा देखने को मिला। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने एक प्रमुख भारतीय व्यापारिक समूह के खिलाफ कथित रिश्वतखोरी के आरोपों और कांग्रेस नेताओं के अमेरिका स्थित एक प्रमुख फाउंडेशन के साथ कथित संबंधों के मुद्दों पर एक दूसरे पर कटाक्ष किए। दोपहर 12 बजे पहले
स्थगन के बाद जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो सदन के नेता जेपी नड्डा ने अमेरिकी व्यवसायी जॉर्ज सोरोस और भारत को अस्थिर करने के प्रयासों पर संगठित अपराध और भ्रष्टाचार रिपोर्टिंग परियोजना की रिपोर्ट का मुद्दा उठाया। उन्होंने कांग्रेस नेताओं से पूछा वे जवाब दें कि जम्मू कश्मीर को एक अलग राज्य के रूप में दिखाने की कोशिश कर रही विदेशी ताकतों के साथ उनका क्या संबंध है। उन्होंने कहा कि जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन ने ऐसे संगठनों को वित्त पोषित किया है जो देश के हित के लिए हानिकारक है। कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी ने सदन के द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन किया और उन्हें निराधार बताया। शोरगुल के बीच सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया। इससे पहले सुबह आम आदमी पार्टी के सदस्य संजय सिंह ने दिल्ली में कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया। इसका सत्ता पक्ष के सदस्यों ने प्रतिरोध किया। सभापति द्वारा शिष्टाचार बनाए रखने की बार बार की गई अपील अनसुनी रही। शोरगुल के बीच सभापति ने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। राज्यसभा ने कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व विदेश मंत्री एस.एम. कृष्णा को श्रद्धांजलि दी और दिवंगत नेता के सम्मान में मौन रखा। कर्नाटक के अनुभवी राजनीतिज्ञ और पूर्व मुख्यमंत्री एस.एम. कृष्णा का आज तड़के निधन हो गया। उनका दाह संस्कार कल उनके गृहनगर मद्दूर के सोमनाहल्ली में किया जाएगा। इससे पहले बेंगलुरु में उनके आवास पर पूर्व मुख्यमंत्री के अंतिम दर्शन के लिए लोगों के लिए प्रबंध किए गए हैं। राज्य सरकार ने उनके सम्मान में 3 दिन के शोक की घोषणा की है। इस दौरान राज्य सरकार के सभी सरकारी भवनों में राष्ट्रीय ध्वज आधे झुके रहेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और कई राजनीतिक नेता तथा विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुख व्यक्तियों ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने संसद की कार्यवाही के सुचारू संचालन पर बल दिया है। उन्होंने सांसदों से बहस और चर्चाओं पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया। श्री रिजिजू ने कहा कि समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के कई सांसदों ने सार्थक बहस की इच्छा व्यक्त की है। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आलोचना करते हुए कहा कि वे संसदीय लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते हैं। श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार मुख्य कानूनों के पारित होने के प्रति वचनबद्ध है, लेकिन सभी सांसदों की जानकारी और चर्चाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। श्री रिजिजू ने लाभकारी संसदीय सत्र सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने सभी विपक्षी दलों से सहयोग करने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज मास्को में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वीर गति को प्राप्त हुए सोवियत सैनिकों के सम्मान में अज्ञात सैनिकों की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रविवार से रूस की 3 दिन की यात्रा पर हैं। श्री सिंह रूस के रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलोसोव के साथ सेना और सैन्य तकनीकी सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की 21वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2024 के नतीजे घोषित कर दिए हैं। परीक्षा में सफल उम्मीदवार अब भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और अन्य केंद्रीय सेवाओं के लिए साक्षात्कार में शामिल होंगे। उम्मीदवारों के साक्षात्कार की तिथि बाद में घोषित की जाएगी। मुख्य परीक्षा के परिणाम यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फसलों, मौसम और पानी के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए 28 अरब 17 करोड़ रुपए के डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी दी है। आज लोकसभा में कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राज्यों से महत्वपूर्ण कृषि जानकारी प्राप्त करने के लिए व्यापक सहयोग किया जा रहा है। श्री चौहान ने बताया कि कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप और ग्रामीण उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए 750 करोड़ रुपए का एग्रीश्योर कोष शुरू किया गया है। कृषि मंत्री ने बताया कि लगभग 8000 किसान उत्पादक संगठनों को ई कॉमर्स के लिए सक्षम बनाने के लिए तैयार किए गए हैं। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि देश में शहरीकरण तेजी से बढ़ते हुए 35% हो गया है। नई दिल्ली में एक प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि इसके आने वाले वर्षों में 40 से 50% होने की संभावना है। श्री मनोहर लाल ने कहा कि शहरीकरण में बढ़ोतरी के साथ शहरी बुनियादी ढांचे का भी महत्व बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का दूसरा चरण एक 5 वर्षीय योजना है, जिसका लक्ष्य शहरी इलाकों में 1 करोड़ आवासों का निर्माण करना है। श्री मनोहर लाल ने कहा कि योजना के पहले चरण में 7 लाख मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि सरकार अब मांगों का इंतजार किए बिना घरों के पहले चरण को मंजूरी देगी, क्योंकि उन्हें मंजूरी देने में समय लगता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस वर्ष 7 लाख मकान बनाए जाएंगे। औपचारिकताएं पूरी होते ही काम शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि जब राज्य केंद्र के साथ डेटा साझा करेंगे तो सरकार फंड की पहली किस्त ट्रांसफर कर देगी। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन SIH 2024 के 7वें संस्करण का ग्रैंड फिनाले कल देश भर के 51 केंद्रों पर शुरू होगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस कार्यक्रम का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। इस ग्रैंड फिनाले में 1300 से अधिक विद्यार्थी टीम भागीदारी करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ग्रैंड फिनाले में युवा इनोवेटिव के साथ बातचीत करेंगे और सभा को संबोधित करेंगे।
इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुए। नमस्कार।